योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, जस्ट एज ए सिंगल फेस इज रिफ्लेक्टेड एज मेनी इन ए क्रिस्टल, इन वाटर और इन घी और इन अ मिरर, so also the one self is reflected in the many minds and bodies. सूत्र कहता है कि जैसे एक ही चेहरा क्रिस्टल में, पानी में, घी में या दर्पण में उतनी ही तरह से प्रतिबिंबित होता है, इसी तरह से एक ही स्व, एक ही चैतन्य, एक ही आत्मा भी अनेक शरीर और मन में प्रतिबिंबित होता है। इसके पहले के सूत्र का ही एक अलग ढंग और फिर वही पुनरावृत्ति की बात बैठ जाए अंतर्मन में, उसमें कोई गुंजाइश ना रह जाए कि हम चूक जाएं, तो नया ढंग कहने का कि हम चेहरा देखते हैं, दर्पण में देखते हैं एक ढंग, क्रिस्टल में देखते हैं एक ढंग, पानी में देखें लहराता हुआ, हिलता हुआ भी दिखेगा, घी भी यहाँ ले लिया है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। अर्थात हम अपने चेहरे को तो हर जगह रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। आज की भाषा में कहें सेल्फी में, फिल्टर में, फ्रंट कैमरे में, रियर कैमरे में, हर जगह हमको अलग अलग चेहरे दिखते हैं, लेकिन चेहरा तो एक ही है। चेहरा तो एक ही है। अगर हम भांति भांति के फिल्टर लगा लें और अपने इस चेहरे को देखें तो वो चेहरा हमको भांति भांति का दिखाई देगा, लेकिन वो भांति भांति का है नहीं, वो एक ही है। यहाँ पर उस समय जो चीज़ें प्रचलित रही होंगी उन सब का वर्णन कर दिया। सूत्र कहता है कि इसी तरह से जैसे एक ही चेहरा इतने फिल्टर्स में इतने तरह का हो जाता है, कार्टून वाला फिल्टर लगाकर कार्टून जैसा हो जाता है, एआई का फिल्टर लगाकर एआई उसको किसी अलग ढंग में कन्वर्ट कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे ही जो एक चैतन्य है, एक स्रोत है, एक ही आत्मा है, जिसको हम ये सब अलग अलग नाम एक ही सत्ता की, यानी कि वो जो अनमैनिफेस्टेड सोर्स है, वो अनभिव्यक्त सत्ता है, उसको कहने के अलग अलग ढंग हैं। सूत्र कहता है वो अलग अलग शरीर मन में एक ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हर शरीर मन भी हमारा ही एक विस्तार हो गया। हर शरीर मन, एवरी बॉडी माइंड। भिन्नता है तो भिन्नता को हम बस तटस्थ होकर, आनंदित होकर देख सकते हैं। भिन्नता से हम युद्ध नहीं करें। मुख्य चीज है, हम संसार में एक ऐसी चीज के युद्ध में उतर गए हैं जो अवास्तविक है। लोगों की भिन्नताएं हैं, उनके विचार भिन्न हैं, उनके भावनाएं भिन्न हैं, उनकी आदतें भिन्न हैं, और हम उन आदतों, विचारों, भावनाओं को अच्छे बुरे में बदल कर कि सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम उलझे रहते हैं। हम अपनी जैसी भावनाओं, विचारों, आदतों में लोगों को ढालना चाहते हैं। सारे पंथ, मजहब, कल्ट यही करते हैं। आज भी सारे संप्रदाय यही करते हैं। हमारी तरह से सोचो, हमारी तरह से रिएक्ट, एक्ट करो, हमारी तरह के कपड़े पहनो। क्यों? किसी की तरह का क्यों करें? भिन्नता है, भिन्नता को रहने दो। अलग अलग रिफ्लेक्शन हो रहे हैं अलग अलग शरीर मन में, वही तो इसकी विविधता की जो फैलाव की स्थिति है उसको प्रकट करने में सहायक है, और वही सौंदर्य को प्रकट करने में भी सहायक है। नई नई चीजें निकलेंगी ही कैसे? अगर सब एक ही जैसा होता चला जाएगा तो कुछ नया, रोचक, अच्छा कैसे बनेगा? तो हमको इस दृष्टि से देखना होगा। फिर यहाँ पर व्यवहारिक प्रश्न उठेगा कि कई सारी चीज़ें हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती हैं, कई लोग हमारे
जीवन अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं वो हमारी ही अभिव्यक्ति, तो हम उनका क्या करें? तो उनका हम वही करें जो अपने शरीर में करते हैं। कोई समस्या नहीं, शरीर में देखो कभी कोई गिल्ट या कोई प्रेज नहीं आती। हमारे बाल हमें परेशानी देने लगे, बहुत बढ़ गए थे, उलझ रहे थे, तो हमने बाल काटे तो हेयर स्टाइल बनी। महिलाओं की अपनी हेयर स्टाइल, पुरुषों की अपनी दाढ़ी मूंछ की हेयर स्टाइल। काटना पड़ा, काट दिया, थे हमारे ही विस्तार, एक व्यवस्था दे दी। तो ऐसे ही समाज, कानून और तमाम तरह की चीजें व्यवस्थाएं दे देती हैं। और अगर ये अंतर्दृष्टि है ये अपना ही विस्तार, यानी अपना बाल काटते समय हमको कभी ये नहीं लगता हम किसी दूसरे का बाल काट रहे हैं, हमको पता है हम अपना ही बाल काट रहे हैं। तो काटते समय भी एहतियात रखते हैं कि ज्यादा ना काट दें कि बंदर नजर आए। वैसे बंदर भी बुरे नहीं होते, बंदर अपने ढंग के सुंदर हैं। कई लोग बंदर जैसे होते हैं लेकिन बड़े सुंदर होते हैं। हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं, हम नाखून काटते हैं, लेकिन बड़े बैलेंस में काटते हैं कि ज्यादा काट देंगे तो दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा, तकलीफ होगी। कहां तक काट देना है ये हम समझते हैं, लेकिन था तो मेरा ही एक्सपेंशन ना। तो ऐसे ही समाज में अपने ही एक्सपेंशन, अपने ही विस्तार जब हमको पीड़ित करने लगते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो क्षण बताता है कि हमको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। वो विवेक, वो समझ, वो अंतर्दृष्टि बताती है। इसीलिए बार बार इस बात पर जोर है कि समझ लो इस बात को, एक का ही विस्तार है। तो संवेदनशीलता बनेगी, करुणा बनेगी, और उस करुणा के साथ फिर हम चीजों को हैंडल करेंगे। एक का ही विस्तार हो जाने में व्यवहारिक अड़चन कभी भी नहीं आती। जैसे हमें अपने शरीर के साथ व्यवहार करने में कोई व्यवहारिक अड़चन नहीं आती, ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करने में भी हमें कोई व्यवहारिक अड़चन नहीं आती। वैचारिक, भावनात्मक और व्यवहारिक आदतों के ढांचे की भिन्नता के साथ भी हम दूसरे को स्वीकार करते हैं, जानते हैं कि ये एक ही चैतन्य का विस्तार है जो अलग अलग शरीर मन में अभिव्यक्त हुआ है। लेकिन हम कब किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ उठेंगे, ये हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात कभी उसी विविधता का जो रूप है, हम सोना चाह रहे हैं और हमारे सिर पे वो नगाड़े बजाना चाह रहा है, तो दिखाई तो हमको यही दे रहा है कि भाई मेरा ही विस्तार है जो इस समय मेरे सिर पे नगाड़ा बजा रहा है। लेकिन हमको नगाड़ा बजवाना है कि नहीं बजवाना है, ये उस क्षण में हमको तय करना है। या हमको सोना है आराम से, तो हम उसको बंद करवा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, या जैसे भी उससे निपटना हो निपट सकते हैं। तो व्यवहारिक कोई अड़चन नहीं है। व्यवहार करते समय भी ये विवेक, समझ बनी रहती है, तो करुणा का विस्तार होता है, करुणापूर्ण व्यवहार होता है। करुणापूर्ण व्यवहार को बस इतना ही समझ लें, जैसे हम अपना नाखून काट रहे होते हैं और जितनी सावधानी का हम व्यवहार करते हैं, उतना ही अगर व्यवहार हम बाहर किसी स्थिति को, किसी व्यक्ति को हैंडल करने में करते हैं, तो हम करुणापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम काट भी रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं काट रहे हैं कि बहुत नुकसान हो जाए। काटना भी जरूरी है। तो इस दृष्टि से व्यवहारिक ढांचे कभी इससे प्रभावित नहीं होते हैं। इस समझ से वो उतने ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलते रहते हैं।